हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास ट्वेल्थ हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड, जिसमें सभी लोग आ जाएंगे। फिजिक्स में चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र यानी और वैद्युत आवेश। तो उस पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो चर्चा करेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत आवेश के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कहाँ से ये आया है, क्या इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो देखिए, कहानी है इसके पीछे क्या। बहुत साल पहले, लगभग 2500 साल पहले क्या था, देखा गया कि जो अंबर था, अंबर नामक एक पदार्थ होता है जो नीला भूरा कलर का होता है, भूरा यानी ब्राउन कलर का, नीला पीला और ब्राउन कलर का मिक्स होता है ये पदार्थ होता है। उसको ऊन के साथ रगड़ा गया। जैसे ये मान लीजिए आपका है, ये ऊन है, और ये मान लीजिए पदार्थ है जिसका नाम अंबर है। ठीक है। अब इसमें इसको रगड़ा गया, तो बाद में देखा गया जब इसको हटाया गया तो इसके पास अगर छोटा टुकड़ा लाया गया, कागज का तिनका लाया गया, तो वो आकर्षित हुए। वो जो पदार्थ थे, जो छोटे छोटे टुकड़े थे, हल्के पदार्थ जो कागज के टुकड़े थे, तिनके थे, वो इसकी तरफ आकर्षित हुए। फिर बाद में फिर और आगे चलकर फिर देखा गया कि जैसे कांच हुआ, आबनूस हुआ, ऐसे पदार्थों को जब रगड़ा गया, इनको उपयुक्त पदार्थों के साथ जब कहीं भी और रगड़ा गया, इनको आपस में रगड़ किया गया, तो देखा गया कि दूसरा वाला जो है, इसमें से चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों जब आपस में रगड़ा गया तो उस पदार्थ के अंदर जो है हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ। यानी उनको देखा गया कि ये जो है रगड़ने के बाद हल्की वस्तुएं, हल्की पदार्थों को अपनी तरफ क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। बात को समझना धीरे धीरे। अभी हम ले जाएंगे वाकई में इसका जो है, वास्तव में इसका इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, उसको हम बताएंगे। तो ये कहानियां थी, मतलब वो साइंटिस्टों ने पहले ये देखा कि कुछ पदार्थों को आपस में रगड़ा गया, तो उसमें क्या आया, उनके अंदर एक गुण उत्पन्न हुआ जो छोटे पदार्थों को, हल्के पदार्थों को क्या करिए, अपनी तरफ आकर्षित किए। तो इस तरह कहा गया कि निष्कर्ष थोड़ा सा निकाला गया कि ऐसा है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जा रहा है तो उनके अंदर एक गुण उत्पन्न हो रहा है, एक गुण उत्पन्न हो रहा है। उस गुण को कहा गया कि ये भाई, ये कौन सा गुण है? इलेक्ट्रिफाइड यानी चार्ज यानी आवेशित है, यानी कि वस्तु आवेशित हो गई। यानी कि कहा गया कि जब वस्तु आवेशित हो गई, यानी कि जब आपस में रगड़ा गया, तो वस्तु क्या हुई, जो पदार्थ से, जिस पदार्थ से रगड़ा गया, तो वो पदार्थ जो है, देखिए एक पदार्थ ये है, ये रगड़ा गया। अब इसके सामने कोई दूसरा ही हल्की वस्तु लाई गई, तो ये क्या किया, उस हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित किया। ये क्या किया, उस हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित किया। तो ये कहा गया कि ये वस्तु अब आवेशित हो गई है, यानी चार्ज हो गई है, इलेक्ट्रिफाइड हो गई है, वैद्युतमय हो गई है। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर तब निष्कर्ष निकाला गया कि जब भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो प्रत्येक हर एक पदार्थ में, दोनों को रगड़ा गया, दोनों पदार्थ में देखा गया कि दोनों पदार्थ में क्या हुआ, ये इनके अंदर एक गुण उत्पन्न हुआ जो छोटे छोटे पदार्थों, हल्के हल्के पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। ठीक है ना? तो पूरा निष्कर्ष निकाल कर आया सामने कि भाई आवेश जो है, कि इस तरह हर पदार्थ में, प्रत्येक पदार्थ में एक ऐसा गुण है जो दूसरी वस्तु पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, बल आरोपित कर रहा है। तो ध्यान से समझना। तो वैद्युत आवेश निष्कर्ष टोटल निकाला गया, जो अब फिजिक्स मान रही है, कह रही है क्या, कि वैद्युत आवेश हर पदार्थ के अंदर पहले से मौजूद गुण है, विद्यमान है उसके अंदर, यानी उसका मूलभूत गुण है। वैद्युत आवेश क्या है, किसी पदार्थ के अंदर पहले से मौजूद क्या है, एक विशेष गुण है, पहले से विद्यमान मूलभूत गुण है, जो दूसरी वस्तु पर क्या कर रहा है, एक बल आरोपित कर रहा है। तो हम लिखेंगे वैद्युत आवेश यानी कि जो चार्ज है उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। तो वैद्युत आवेश क्या कहा गया कि यह किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है, मूलभूत गुण है जो अन्य वस्तुओं पर या जिसके कारण जो अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करता है, बल आरोपित करता है।
इसे ही आवेश कहा गया, इसे ही आवेश कहा गया, आवेश कहा गया। ध्यान से समझना बाबू। कह रहा है कि जब देखा गया कि पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थ आपस में रगड़े जा रहे हैं, आपस में उनको रफ किया जा रहा है, आपस में फ्रिक्शन के द्वारा, मतलब फ्रिक्शन किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, तो ये पदार्थ जो है उनको, उनके सामने कोई हल्की वस्तु रखी जा रही थी, तो ये कुछ पदार्थों को, कुछ हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। मतलब ये है कि आकर्षित कर रहे हैं, मतलब ये अगर आकर्षित कर रहा है किसी चीज को, इसका मतलब ये इस वस्तु पर बल लगा रहा है और अपनी तरफ खींच रहा है। बात समझ में आई? तो उसका निष्कर्ष टोटल निकाला गया कि भाई चार्ज क्या है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वैद्युत आवेश क्या है। तो कहा गया क्या कि यह किसी पदार्थ का, यानी कि प्रत्येक पदार्थ, दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, हर पदार्थ के अंदर एक मूलभूत गुण है, पहले से विद्यमान उसके अंदर गुण है, जो कह रहा है कि जो दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, यानी कि दो वस्तुओं पर, जो अन्य वस्तुओं पर क्या कर रहा है, एक बल आरोपित कर रहा है। तो इसे ही हमने क्या कहा, आवेश कहा। क्या कहा हमने बाबू, आवेश कहा। तो आवेश की डिफिनेशन समझ में आई। आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जो अन्य वस्तुओं पर एक बल आरोपित करता है, जिसे क्या कहा गया, आवेश कहा गया, जिसे चार्ज कहा गया। अब बात निकल के सामने कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश के प्रकार, तो हमारे पास आया कि आवेश के प्रकार कितने होंगे। आवेश के प्रकार, तो देखा गया आवेश के दो प्रकार। आवेश कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार। तो एक हो गया धन आवेश, एक हो गया ऋण आवेश। एक हो गया धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश को बोला गया पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोला गया निगेटिव चार्ज। अब देखिए, कह रहा है कि आवेश, जो हमने कहा कि हर पदार्थ के अंदर मूलभूत गुण है जो किसी वस्तु पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। तो ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या है कि देखिए, अगर सेम सेम चार्ज अगर सामने 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 रख रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों आमने सामने रख रहे हैं, दोनों को आपस में रख रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव को पास पास में रख रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये गुण देखा गया कि जहां जहां सेम सेम चार्ज होंगे वहां क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, वहां क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और यदि भिन्न भिन्न चार्ज रखे जा रहे हैं साथ में, पास पास जो है अलग अलग चार्ज रखे जा रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे देखने को मिलेगा आकर्षण। क्या देखने को मिलेगा बाबू, आकर्षण। यानी कि इसको बोला गया रिपल्सन, इसको बोला गया अट्रैक्शन। बात छोटी छोटी है लेकिन गंभीर है, थोड़ा ध्यान से समझना बाबू। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक धनावेश, एक ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव कह रहा है क्या, सेम सेम चार्ज अगर पास पास रख रहे हैं तो वहां क्या देखने को मिलता है हमें, प्रतिकर्षण। और जहां अलग अलग चार्ज रख रहे हैं पास पास, वहां में क्या देखने को मिल रहा है कि वहां पे आकर्षण। वहां क्या देखने को मिल रहा है बाबू, आकर्षण। तो इस तरह हमने आवेश जाना, आवेश के प्रकार कितने हुए ये जाना हमने। नेक्स्ट है कि हमें कि हाइपोथेसिस ऑफ चार्जेज, यानी आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जा रही है, जो हम कह रहे हैं कि धन आवेश है, ऋण आवेश है। तो उसके बारे में हम समझेंगे कि आवेश की संकल्पना क्या है, यानी हाइपोथेसिस ऑफ चार्जेज क्या है। तो आइए उसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए, क्योंकि चर्चा करेंगे तभी तो जानकारी होगी। आइए चलते हैं हम इस टॉपिक पर, क्या है जिसका नाम है आवेश की संकल्पना। क्या कहेंगे बाबू, आवेश की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। आवेश की संकल्पना, क्या हेडिंग है, आवेशों की संकल्पना, यानी हाइपोथेसिस ऑफ चार्जेज, हाइपोथेसिस ऑफ चार्जेज। देखिए, अब सबको पता है कि हमारे पास एक परमाणु है, परमाणु के केंद्र में, ये हमने कहा परमाणु के केंद्र में क्या होता है, ये क्या है, नाभिक। क्या है, नाभिक यानी न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना बाबू। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश। जबकि न्यूट्रॉन पर
ये क्या है, आवेशहीन है। ये क्या है न्यूट्रॉन, आवेशहीन। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूरे परमाणु में जो नाभिक है, नाभिक कैसा है, धनावेशित है, यानी उसमें केवल धन आवेश है। इसके चारों तरफ कक्षाएं अलग अलग होती हैं, जिनमें क्या होते हैं, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब देखिए नाभिक है, धनावेश है। अब नाभिक जो है फिक्स है आपका, नाभिक आपका फिक्स है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है, ये मूव नहीं करेगा, ये गति नहीं करेगा, यानी इसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि स्टेबल नाभिक। अगर हमें स्टेबल न्यूक्लियस चाहिए तो हम प्रोटॉन को इसमें से नहीं निकालेंगे। तो कह रहा है क्या कि यहां से अगर हमें कुछ निकालना है तो किसको निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को। क्यों निकाल रहे हैं, देखिए नाभिक तो पहली चीज तो हम लिख रहे हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1837वां गुना है। मास ऑफ प्रोटॉन का 1/1837वां गुना है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है। तो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, क्या पढ़ा है कि नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं वहां क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, ना कि नाभिक से। प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाला जाता है क्योंकि स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी नाभिक की, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाला जाएगा। तो हमने क्या कहा कि देखिए हमारे पास है MgO है, चलिए हमारे पास MgO है, तो पहले हमने क्या कहा, मैग्नीशियम। हमने कहा मैग्नीशियम हमारे पास है, इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 12। इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास हमने देखा कि क्या प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 16 है, 8, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8। लेकिन जब ये दोनों पहले थे तो Mg पर 2+ था और ऑक्सीजन पे 2- आता है। मतलब यहां देखा जाए प्रोटॉन कितना है, अब भी 12 है। इलेक्ट्रॉन क्या है कि अब क्या होगा, 2+ हो गया, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अगर हम देखेंगे प्रोटॉन की संख्या अभी भी 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो चुकी है, 8 2 10 हो चुकी है। थोड़ा देखना, तो हमारे पास क्या था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी। प्रोटॉन, यहां भी प्रोटॉन और यहां इलेक्ट्रॉन, यहां प्रोटॉन यहां इलेक्ट्रॉन, सब बराबर। लेकिन यहां क्या आ रहा है कि हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, इस पे धनात्मकता आ गई है, इस पे ऋणात्मकता आ गई है। तो कह रहे हैं कि हमने यहां से क्या किया, बाहर इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो संकल्पना कर रहे हैं कि प्रोटॉन को निकालें या इलेक्ट्रॉन को निकालें परमाणु में से, तो कह रहा है परमाणु में से अगर प्रोटॉन निकालेंगे तो हमारे पास ये भी तो चेंज होना चाहिए। यहाँ प्रोटॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन 12, तो यहाँ प्रोटॉन 12, यहाँ भी प्रोटॉन 12, ये तो कम होना चाहिए। अगर हम प्रोटॉन यहां से निकालें तो यहाँ प्रोटॉन 12 है, यहाँ भी प्रोटॉन 12 नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, दो प्रोटॉन की कमी आनी चाहिए, यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, यहाँ प्रोटॉन की संख्या 12 है, यहाँ प्रोटॉन की भी संख्या 12 है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ना कि प्रोटॉन बाहर आ रहे हैं। ये तो केमिस्ट्री कहती है कि भाई इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ना कि प्रोटॉन बाहर आ रहे हैं। अब माना गया कि आवेश का सबसे सूक्ष्मतम रूप जो है ई है। आवेश का सबसे सूक्ष्मतम रूप जो है ई है, और एक ई जो होता है यह आवेश के बराबर होता है, किसके, इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन पे जो है प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है माइनस आवेश होता है। तो क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है। अगर हम प्रोटॉन को निकाल देंगे, देखिए नाभिक से प्रोटॉन को निकाल देंगे तो इसका द्रव्यमान ज्यादा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, तो इसके कहीं ना कहीं द्रव्यमान में कमी आएगी। और आप लोग पढ़े हैं कि आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान में कमी का मतलब वहां द्रव्यमान क्षति हो रही है, और द्रव्यमान क्षति होगी जहां पे कुछ न कुछ
एनर्जी के रूप में, कुछ ना कुछ ऊर्जा के रूप में बाहर निकलेगी। यानी कि अब जो आपका नाभिक जो पहले अस्थाई था, शायद अब अस्थाई ना रह पाए। तो इसको अस्थाई रखना, इसको स्टेबल रखना है, इसके लिए कहा गया कि प्रोटॉन जो है, इसका द्रव्यमान चूंकि ज्यादा है, इसको अगर हम बाहर इसमें से प्रोटॉन निकालेंगे तो द्रव्यमान ज्यादा बाहर निकलेगा, द्रव्यमान की क्षति ज्यादा होगी, तो वहां से एनर्जी ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी, तो ये इसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत हल्का है, बहुत हल्का है प्रोटॉन की तुलना में। इसको अगर हम परमाणु से बाहर हल्का निकाल दें तो परमाणु पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो हम कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, यानी आवेश को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि माना गया कि जो हर इलेक्ट्रॉन जो है, जो आवेश की बात हम करेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत हल्का है और इसको अगर कहीं हम परमाणु में से निकाल देंगे तो परमाणु पर ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके द्रव्यमान में बहुत ज्यादा कमी नहीं आने वाली है। क्या कहा हमने बाबू कि अगर हम परमाणु में से, उसके नाभिक में से प्रोटॉन निकाल दें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, उस द्रव्यमान ज्यादा होने के नाते क्या होगा कि वहां पे द्रव्यमान की कुछ ना कुछ कमी आएगी, जिसको हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नाभिक से अगर हम कोई प्रोटॉन धनावेशित चीज निकालें तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है, और जब द्रव्यमान में कमी आएगी, यानी कि जिसको कहते हैं हम द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट कहते हैं, उसकी वजह से उतना जो द्रव्यमान में कमी आएगी वही ऊर्जा के रूप में बाहर आएगी, वही ऊर्जा के रूप में बाहर आ रही है। तो इसकी व्यवस्था खराब हो जाएगी, इसका स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए इन कहा गया कि चलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से निकालें, इलेक्ट्रॉन को इसमें परमाणु में से बाहर निकालें, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चूंकि जो प्रोटॉन के द्रव्यमान से काफी कम है, प्रोटॉन के द्रव्यमान से काफी कम है, जो हम अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो इसका मतलब इसके द्रव्यमान बहुत हल्का, मामूली सी जो फर्क पड़ेगा, मामूली सा फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, परमाणु के ऊपर, तो जिसको हम द्रव्यमान छत के रूप में उतना नहीं देख सकते। तो इसलिए परमाणु में से हम प्रोटॉन नहीं निकालेंगे, बल्कि क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, आवेश होता है, कि आवेश माना गया सबसे सूक्ष्मतम रूप जो है ई है, और एक ई जो है सबसे सूक्ष्मतम रूप ई माना गया, और एक ई बराबर माना गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम माना गया। अभी हम आवेश का मात्रक भी बताएंगे, अभी तो आवेश की संकल्पना कर रहे हैं। तो और ये जो है अगर माइनस लगाते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है आवेश उसी को हर जगह रखा गया, यानी आवेश का मतलब क्या रखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगर एक आवेश का इधर उधर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो जो स्थानांतरण करेंगे वो क्या करेंगे हम, कि इलेक्ट्रॉन के रूप में करेंगे, क्योंकि एक आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है, ये हमने समझा। क्या समझा कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जा रही है, क्यों हम कह रहे हैं कि एक आवेश निकल रहा है, तो मतलब हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कि इलेक्ट्रॉन चूंकि परमाणु है, परमाणु का अस्थायित्व तो तभी तक है जब तक इसके अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन अस्थायी रूप से है। क्योंकि प्रोटॉन धनावेश है, धनावेश मूव नहीं करेगा, वो दौड़ेगा नहीं, तो वहां पे न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन का है, आवेशहीन है। अब इसमें से प्रोटॉन अगर हम निकालें तो चूंकि इसका द्रव्यमान काफी ज्यादा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा काफी ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, तो इसमें से हम अगर प्रोटॉन को निकाल दें तो नाभिक जो है, नाभिक में से अगर द्रव्यमान निकाला जाए तो इसका मतलब है उसके द्रव्यमान में कहीं कहीं कमी आ रही, मतलब प्रोटॉन निकाल रहे हैं, उसका द्रव्यमान कम कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि उसके द्रव्यमान में कमी आ रही, जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। और जहां मास डिफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो वहां जो इसकी स्टेबिलिटी है, जो नाभिक का स्थायित्व है, वो सही नहीं रह जाएगा। इसलिए कहा गया कि चलो भाई हम यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाला गया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में काफी कम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में काफी कम है, और इसको परमाणु में से बाहर निकालेंगे तो परमाणु पर कोई खास इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। तो कहा गया चलो भाई, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को ही इधर उधर ले जाएंगे, ना कि प्रोटॉन को ले जाएंगे। मतलब अगर हमें परमाणु से कोई चीज निकालनी है तो हम किसको निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, यानी आवेश के रूप में किसको हम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के रूप में निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वही आवेश के रूप में माना गया, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है उसी को हमने कहा कि हाँ भाई ये चार्ज है, जो वैद्युत आवेश है, इसी के रूप में हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के रूप में देखेंगे, क्योंकि इससे परमाणु पर बहुत खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला।
तो इस तरह हमने देखा कि जो आवेश की संकल्पना थी, हाइपोथेसिस ऑफ चार्जेस थी, तो क्या हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के रूप में किया जा रहा है। जैसे हमने कहा कि चलो आज आओ देख लेते हैं एक और तरीका, थोड़ी सी ये बात समझ में आई। तो आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जा रही है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, दोनों क्या है, ये भी क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, ये भी क्या है, न्यूट्रल है। अब इसमें से न्यूट्रल का मतलब जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश है, इस पे जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश है। तो जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश होता है, तो उसको बोला जाता है न्यूट्रल यानी उदासीन। अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालकर फेंक दें, देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकालकर फेंक देंगे तो इस पे क्या होगा, धन आयन की संख्या बढ़ जाएगी। यहां इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि ये धन आवेशित हो रहा है और ये ऋण आवेशित हो रहा है। तो यानी यहां से यहां तक कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ना कि धन आवेश जा रहा है। धन आवेश तो अपनी जगह पर यहां बढ़ रहा है, यहाँ पे ऋण आवेश बढ़ रहा है। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जो हम ले जा रहे हैं, किसको ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं। मतलब कि ये आवेशित हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वो पदार्थ दूसरी वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, यानी कि उनके अंदर क्या हो रहा है, आवेशन का गुण आ रहा था, वस्तुएं आवेशित हो गई हैं, हम ये कह रहे थे। इसका मतलब ये आवेशित हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ आवेश संख्या बढ़ी, लेकिन कौन सी, धन आवेश। यहाँ कौन सी संख्या बढ़ी, किसकी, ऋण आवेश की। तो आवेश जो है हम किसके रूप में देख रहे हैं, निकाल किसको रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब है कि आवेशों का स्थानांतरण जो हो रहा है, या हम कहे आवेश की संकल्पना जो कर रहे हैं कि हमारे पास एक आवेश की कमी आई, एक आवेश की वृद्धि हुई। देखिए एक आवेश की वृद्धि हुई, किसके कारण हो रही है, इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है। यहां से धन आवेश की संख्या बढ़ रही है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। यहाँ ऋण आवेश की संख्या बढ़ रही है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है कि आवेश की संकल्पना जहां भी हाइपोथेसिस ऑफ चार्ज की बात करेगा, यानी कि हमारे पास जब भी हम कहेंगे कि एक आवेश जा रहा है या एक आवेश आ रहा है, दो आवेश आ रहे हैं, दो आवेश जा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां से ट्रांसफर किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह जो आवेश की संकल्पना थी वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आपने ये देखा, एक पॉइंट हमने ये बताया, दूसरा पॉइंट हमने ये बताया, यानी दो तरीके से आपको हमने समझाने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। ठीक है, तो हमारे पास हो गया चार्ज क्या है, आवेशों की संकल्पना क्या है। अब हम पढ़ लेते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है आपका। तो आइए चलते हैं, आवेश का मात्रक पढ़ लेते हैं। आखिरकार आवेश का मात्रक है क्या। तो आवेश का मात्रक हम देखेंगे, आवेश का मात्रक हमने पढ़ा है धारा बराबर डी क्यू बाई डी टी, या तो हमने पढ़ा है सीधे आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है, धारा है, कौन सी, वैद्युत धारा यानी करंट, क्या है, करंट है। क्यू क्या है, चार्ज है, यानी कि आवेश है। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ये क्या है, समय है। तो यहां से क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू टी आएगा। तो इसका मात्रक ये क्या है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और ये क्या है, सेकेंड। तो पहला मात्रक निकल के क्या आया कि भाई कूलाम यानी क्यू का मात्रक यानी आवेश का मात्रक क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। इसको एम्पियर सेकेंड भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही कहा गया, कूलाम कहा गया। क्या कहा गया बाबू, कूलाम। तो आपका आवेश जो वैद्युत आवेश है उसका दो मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम। तो जहां जहां भी बात होगी आवेश की, तो इसका मतलब एक आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 माइनस में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक क्या हुआ, कूलाम हुआ। तो इसकी बीमा देख लिया जाए। बीमा अगर हम देखें क्यू का, क्यू क्या है, एम्पियर। ए सेकंड को क्या लिखा जाता है, टी लिखा जाता है। तो इसकी जो बीमा हो गई एटी हो गई, क्या हो गई, एटी। तो कूलाम हमने पढ़ा,
कूलाम क्या है, यानी आवेश क्या है? तो आवेश क्या है कि जो दूसरे वस्तुओं के अंदर एक गुण होता है, किसी वस्तु के अंदर, पदार्थ के अंदर या वस्तु के अंदर पहले से विद्यमान गुण होता है, जो हल्की वस्तुओं को या किसी वस्तु के ऊपर बल आरोपित करती है, उन्हें हम आवेश कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश का मात्रक क्या है? हाइपोथेसिस ऑफ चार्जेस क्या है? तो इस तरह हमने आज ये पहला पार्ट आपके सामने हमने रखा, इस तरह हमने ये सब देखा। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।